नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर पुलिस ने डी कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 सदस्यों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। नीलाम पत्र वादों में लंबित बॉडी वारंट व डिस्ट्रेस वारंट के क्रियान्वयन हेतु 27 जनवरी से चलाया जा रहा है वारंट सप्ताह अभियान। हरलाखी के खिरहर गांव में लगाया गया निःशुल्क चिकित्सा शिविर, सैकड़ों लोगों को मिला लाभ। भेजा थाना क्षेत्र के गांव से नाबालिग अपहरण मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अपहरणकर्ता व अपहृता दोनों को किया बरामद। रेखा मध्य विद्यालय में 8 फरवरी को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का होगा आयोजन। राजनगर गिरिजा मंदिर प्रांगण में एनडीए कार्यकर्ताओं ने की बैठक। लदनिया के सीडीपीओ कार्यालय में ताला बंद, अधिकारियों के साथ साथ कर्मी भी अनुपस्थित। डेन न्यूज पर प्रसारित राजनगर रेलवे स्टेशन की कैंटीन और सुविधा खबर का हुआ असर। 5 महीनों से बंद कैंटीन का हुआ शुभारंभ। लौकी के झहुरी गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 2 मवेशी, 15,000 रुपए नकद, दुकान के फर्नीचर समेत 7 लाख की संपत्ति जलकर खाक। खुटौना प्रखंड के ललमनिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की आमने सामने टक्कर, एक की मौत, एक इलाजरत। लौकी में नरहिया थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 450 बोतल शराब लदी हुंडई कार किया जब्त, धंधेबाज फरार। बेनीपट्टी के बसैठ चांदपुरा कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में 3 दिवसीय कृषि शिक्षा एवं स्वास्थ्य महोत्सव सह मेगा एग्री एक्सपो का हुआ शुभारंभ। और लौकी में अंधरामठ थाना की पुलिस ने बैंक ऋण जमा नहीं करने पर वारंटी को किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। जयनगर में कमला तटबंध के निर्माण एजेंसी मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन के प्रबंधक को जान से मारने की धमकी देने वाले डी अंतरराष्ट्रीय गिरोह के 2 सदस्यों को जयनगर पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत जयनगर एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। एजेंसी मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन के प्रबंधक को जान से मारने की धमकी देने वाला डी कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव के समीप NH 527B पर पंचायत समिति सदस्य सत्तो यादव पर गोलीबारी मामले एवं जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन के समीप मनी एक्सचेंज व्यवसायी से रुपए लूट मामले समेत जिले के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। शुक्रवार को जयनगर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ विप्लव कुमार ने बताया कि विगत 1 फरवरी को तटबंध निर्माण कार्य एजेंसी मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक सुमित कुमार के मोबाइल पर नेपाली नंबर से फोन आया और खुद को डी कंपनी गिरोह के सदस्य दिनेश कुमार यादव व पप्पू कुमार यादव बताया। दोनों अपराध कर्मियों के द्वारा कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक को जान से मारने की धमकी देते हुए रंगदारी के रूप में रुपए की मांग की। इस मामले को लेकर प्रबंधक के द्वारा जयनगर थानाध्यक्ष को तत्काल सूचना देते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। थानाध्यक्ष अनूप कुमार द्वारा मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देश पर अपराधियों के गिरफ्तारी को लेकर एसडीपीओ विप्लव कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन करते हुए थानाध्यक्ष अमित कुमार, तकनीकी सेल के इंस्पेक्टर अनूप कुमार, अपर थानाध्यक्ष शुभम कुमार, एसआई मुकेश कुमार, संतोष कुमार, शेषनाथ प्रसाद के अलावे पैंथर टीम के सहयोग से कई जगहों पर छापेमारी की गई। एसडीपीओ ने बताया कि गुरुवार को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दिनेश कुमार यादव व पप्पू कुमार यादव दोनों नेपाल से अपने घर जा रहा है। एसडीपीओ ने पुलिस बल के सहयोग से सूचना के आधार पर चिन्हित जगह कमलावारी गांव बॉर्डर के समीप चारों ओर से घेराबंदी किया। दोनों अपराध कर्मी एक मोटरसाइकिल से आ रहा था।
पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने चारों ओर से घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार किया। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार पप्पू कुमार यादव की तलाशी लेने पर एक देसी कट्टा व 2 जिंदा गोली, एक पॉकेट से प्लास्टिक में ब्राउन शुगर जैसा मादक पदार्थ बरामद किया गया, जबकि दिनेश कुमार यादव की तलाशी लेने पर उसके पास से एक लोडेड देसी पिस्टल व 4 जिंदा कारतूस एवं ब्राउन शुगर के साथ घटना में प्रयुक्त नेपाल नंबर लगा मोबाइल फोन बरामद किया गया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देशानुसार मधुबनी जिला में 27 जनवरी 2025 से नीलाम पत्रवाद सप्ताह अभियान चलाया जा रहा है। गौरतलब हो कि इसे अब विस्तारित किया गया है और इससे 17 फरवरी तक वारंट पखवाड़ा आयोजित कर इस अभियान को चलाया जाएगा। इसके तहत सभी लंबित नीलाम पत्रवादों को पर कार्रवाई की जानी है। अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में नीलाम पत्रवादों में लंबित बॉडी वारंट एवं डिस्ट्रेस वारंट के क्रियान्वयन हेतु 27 जनवरी 2025 से चलाया जा रहा है। वारंट सप्ताह अभियान को विस्तारित कर 17 फरवरी 2025 तक वारंट पखवाड़ा अभियान के वारंट सप्ताह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जिले में सघन अभियान चलाकर लंबित नीलाम पत्रवादों का त्वरित गति से निष्पादन करना है। गौरतलब हो कि जिले के विभिन्न बैंकों, परिवहन विभाग, उत्पाद विभाग, विद्युत विभाग, खनन विभाग सहित कई विभागों द्वारा राशि वसूली की कार्रवाई के तहत जिले के काफी लोगों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया है, जिसमें बैंकों की सर्वाधिक राशि फंसी हुई है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए लंबित बॉडी वारंट एवं डिस्ट्रेस वारंट के निष्पादन के लिए सभी नीलाम पत्र अधिकारियों, अंचल अधिकारियों एवं पुलिस प्राधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रतिदिन बॉडी वारंट कार्यान्वयन की सूचना प्राप्त करते हुए जिला नीलाम पत्र शाखा को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पंजी 9 एवं 10 का मिलान अचूक रूप से कर लें। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया है कि इस वारंट सप्ताह का उद्देश्य है कि लोग नीलाम पत्रवादों को गंभीरता से लें। उन्होंने कहा कि सभी नीलाम पत्र अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सरकारी विभाग एवं बैंकों की वसूली को प्राथमिकता देते हुए नियमानुसार तीव्र गति से कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। गौरतलब हो कि जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में जिले के 10 लाख एवं 10 लाख से अधिक 110 बड़े बकायेदारों को चिन्हित कर उनकी सूची जारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी प्रखंड के खिरहर गांव में डॉक्टर संजय कुमार सुमन के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में सैकड़ों जरूरतमंद लोग पहुंचे, जहां उन्होंने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करवाया। खिरहर गांव में डॉक्टर संजय कुमार सुमन के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन स्थानीय गणमान्य लोगों के द्वारा फीता काटकर किया गया। निःशुल्क चिकित्सा शिविर व स्वास्थ्य जांच का लाभ सैकड़ों जरूरतमंद लोगों ने उठाया। इस दौरान डॉक्टर संजय कुमार सुमन ने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आम लोगों को छोटी बड़ी चिकित्सा संबंधी जांच और दवा के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। बहुत ऐसे परिवार हैं जो पैसे के अभाव में अपना जांच तक नहीं करा पाते हैं, इसलिए जरूरतमंद लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं के मद्देनजर निःशुल्क शिविर लगाया गया है। कहा कि गरीब व असहाय लोगों को निःशुल्क चिकित्सा शिविर अपने आप में प्रसन्नता होती है, क्योंकि मानव का सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आगे भी इसी प्रकार बारी बारी से सभी पंचायतों में शिविर लगाया जाएगा। मौके पर युवा राजद नेता अहीर दीपक, तनुकलाल यादव, अमरंजय ठाकुर समेत कई लोग मौजूद रहे। देखिए, ये आरोग्यम अस्पताल शहरघाट के तत्वाधान में 1 दिवसीय निःशुल्क मेडिकल शिविर का आयोजन रखा गया है। उनके निदेशक डॉक्टर संजय कुमार सुमन सर है और उनके साथ उनके सहयोगी डॉक्टर और भी है। और यहाँ जो इस विधानसभा क्षेत्र में, हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में या फिर कहीं, डॉक्टर संजय कुमार सुमन का एक ही लक्ष्य है कि जो भी पीड़ित मरीज पैसा के अभाव में अपना समुचित इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो उनको देखते हुए डॉक्टर संजय कुमार सुमन ने इस चीज को पहल किया और पहल करते हुए खिरहर बाजार पे आज मेडिकल शिविर का आयोजन रखा। अपना परिचय बताइएगा। अहीर दीपक, युवा राजद। स्वागत नहीं सर, दम पुलिस। अच्छा, तब यहाँ इलाज करवावे आयल छियै? जी, कोई। अच्छा, की नाम भेल अहाँके? रामसिंह। घर कतऽ भेल? खिरहर। खिरहर, हाँ। अब पखाना बड भ जाय है, आ ई मगज फटैया, बड दिमाग आ आँखि चोन्हराइया,
बड ततही आयल छी इलाज करवावे के हाँ की नाम भेल देखियो मिया नाम नहीं पता हवे महादेव कता भेल खिरहरे यहाँ पर मेडिकल कैंप पर शिविर का आयोजन किया है, किस जगह लगाया गया इसके बारे में बताइएगा और क्या क्या सुविधा मिल रही है यहाँ पर। देखिए यहाँ सबसे पहले ये जगह खिनहर में बाजार है, बाजार के पास ही BSNL ऑफिस है और सुमन हेल्थ केयर है। जगह का ये आपका माने एड्रेस है और हम यहाँ पे आए हैं और इसलिए यहाँ पर लगाया कि यहाँ से कवरिंग चारों तरफ होता है और जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं जो यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं और वहाँ यहाँ पे एडवाइस करवा ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो और हमारा मकसद तो आप पहले से ही जानते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ ये है जो गरीब परिवार है जो पहुँच नहीं पाते हैं इलाज के लिए और हम उसके पास आ जाते हैं इलाज करने के लिए, तो अंतर आप समझ सकते हैं कि हमारे में अंतर क्या है। हम सारा मेडिसिन और जो इन्वेस्टिगेशन ब्लड का होता है, अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड रखे हैं। कोई बीमारी हम नहीं पकड़ पाते हैं तो उनको अल्ट्रासाउंड करके हम अपना बीमारी को डायग्नोज कर लेते हैं कि ये बीमारी है और उस हिसाब से दवा लिखते हैं, दवा देते भी हैं पेशेंटों को सारा। और जितने जगह कैंप हम लगा चुके हैं वहाँ से एक भी कंप्लेन आज तक मेरे पास नहीं आया। अच्छा। हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। कहीं होता है कि लोग लगा देते हैं बस नाम के लिए कि हमारा हॉस्पिटल का नाम है। हम लोग ये नहीं करते हैं, हम जिस पेशेंट को देखते हैं उसका केयर भी करते हैं। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार सुमन हो गया। हम डायरेक्टर आरोग्यम हॉस्पिटल के सहार घाट में मेरा हॉस्पिटल आरोग्यम हॉस्पिटल। मेडिकल कैंप का शिविर लगाया गया इसके बारे में बताइएगा। मेडिकल कैंप डॉक्टर एस के सुमन सहार घाट लगाए हैं। उनके द्वारा फ्री का सारा चीज जांच दवा सारा चीज फ्री में है और वो गरीबों को सेवा के लिए लगाएगा। बहुत लोग होता है कि मतलब या तो नॉलेज के अभाव से या बहुत लोग को नॉलेज नहीं है कि कहाँ क्या है कैसे दिखाना चाहिए, उस चीज के लिए हम लोग लगाए हैं कि जिससे इनको सबको अच्छा से कुछ मतलब हर चीज का मिल पाए, सुविधा सारा चीज लोग अच्छी जगह जा पाए। यहाँ पर क्या क्या सुविधा मिल रही है? यहाँ पे सारा जांच, अल्ट्रासाउंड, सारा मेडिसिन सारा प्रोवाइड। अपना परिचय बताइएगा। डॉक्टर आभा। हॉस्पिटल का नाम बताइएगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के एक गांव से पुलिस ने एक 17 वर्षीय लड़की के अपहरण मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर न केवल अपहृत लड़की को बरामद किया, साथ ही अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले को लेकर अपहरणकर्ता को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। के एक गांव से 17 साल की लड़की को शादी की नीयत से अपहरण करने वाले अपहर्ता को 24 घंटे से पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ में अपहृत युवती को भी बरामद करने में सफलता मिली। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इस कांड का तफ्तीश कर रहे भेजा थाना के ASI राजकुमार सिंह ने अपनी खुफिया सूत्र के माध्यम से दोनों की गिरफ्तारी की जाल बिछा दी और मौका मिलते ही धर दबोचा। साजिश रचने वाला अपहर्ता की पहचान महपतिया पंचायत के बेली टोल गांव निवासी गणेश मुखिया के पुत्र सूरज कुमार के रूप में हुई है। सूरज को जेल भेज दिया गया है, वहीं अपहृत युवती को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने ले जाया गया है। घटना की चर्चा प्रखंड क्षेत्र में खूब हो रही है। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के गिरजा मंदिर के प्रांगण में एनडीए के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। गौरतलब हो कि आगामी 8 फरवरी को रहका मध्य विद्यालय में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर वार्ता इस बैठक में की गई। को मध्य विद्यालय रहका परिसर में निर्धारित मधुबनी जिला एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक सुमन कुमार झा मंडल अध्यक्ष राजनगर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। सुमन कुमार झा ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित हो, एक भी कुर्सी खाली नहीं जाए। विधायक व पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान भी शिरकत किए। उन्होंने कहा ये एनडीए कार्यकर्ताओं का मुख्य बैठक था, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि राजनगर विधानसभा से लगभग 2000 से 2500 लोगों को ले जाने का लक्ष्य है। मंच का संचालन मृत्युंजय कुमार पूर्व मंडल अध्यक्ष, मुख्य वक्ता पेकू यादव जिला किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष व अमरनाथ राय अंधराठारी मंडल अध्यक्ष, कृष्ण मुरारी झा हरि मंडल अध्यक्ष, पंकज सिंह रामपट्टी मंडल अध्यक्ष, राजनगर जदयू प्रखंड अध्यक्ष पप्पू पटेल, जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजनगर, संगीता ठाकुर जदयू नेत्री रंगीला देवी महिला मोर्चा अध्यक्ष राजनगर, राजीव झा जिला IT सेल अध्यक्ष संयोजक के रूप में, संजय पटेल पूर्व प्रखंड उपाध्यक्ष, राकेश पासवान भाजपा मंडल अध्यक्ष,
डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, आत्मा अध्यक्ष राम सुंदर महतो समेत कई लोग मौजूद थे। नेता थे, कल हम पटना में थे 5 तारीख के राहुल गांधी आए, जरा ले आए रहे, जकर नाम याद रहे, उनका बेटा मंच पर है राधाचंद्र प्रसाद की कहते तो पता नहीं जी भी करत रहे कुछ खाली। आज राजनगर के गिरजा मंदिर में जो है एनडीए कार्यकर्ता बैठक आयोजित किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, राजनगर विधानसभा के मुख्य कार्यकर्ताओं का वो एनडीए का बैठक था। 8 फरवरी को जिला स्तरीय कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन का हो रहा है, उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ सम्मिलित हों, इसी के लिए बैठक थी। कितने लोगों को ले जाने का लक्ष्य? हम लोगों को 2000 से 2500 कार्यकर्ता को इस सम्मेलन में ले जाने का लक्ष्य। 2025 की तैयारी हो रही है विधानसभा की। हाँ, उसको ये 8 तारीख का जो मेरा जिला स्तरीय सम्मेलन है वह 2025 के विधानसभा की तैयारी का शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। ये सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? ये सम्मेलन मधुबनी जिला के पखरौनी मोड़ जो रहिका के निकट है, उसी जगह खेल मैदान में हो रहा है। कौन सब आ रहे हैं? ये हमारे एनडीए गठबंधन के सभी दल के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय सांसद और विधायक और बिहार सरकार के मंत्री सभी लोग आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? इस चैनल के माध्यम से मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं को उस बैठक में उपस्थित होने के लिए आग्रह करता हूं और इन्हें बधाई देता हूं, और जो भी हमारे नेता आएंगे उनका भी हम लोग स्वागत करेंगे, इनको भी अभिनंदन बधाई देंगे। या जब भी कोनो तैयारी हम सब करे के प्रयास करे छी, हमरा तैयारी करवा के चुनाव लड़वा के, तो निश्चित रूप से कि हमरा सबके जो ऊपर में जो शीर्ष में बैठल छथिन नेतागण सब, तो दिमाग लगबै छथिन जे कार्यकर्ता के हमरा उत्साह बढ़ाउन केना कयल जाय। तो एक उदाहरण द्वारा से एहि बैठक के हम संबोधन करब, सिर्फ एक उदाहरण द्वारा। 300 ईसा पूर्व लगभग ऐसे 2300 वर्ष पहले चाणक्य के दिमाग में एलै जे हमर तो अवस्था भ गेल, हमर उम्र भ गेल, ओहि समय में 50-55 के उम्र में रहथिन, तो हमरा धनानंद के राजनीति खत्म करवा के जे आइ के मगध के राजा माने पटना के राजा रहे, तो हमरा एक लेल एकटा युवा चाहिए, योद्धा चाहिए, लड़े वाला चाहिए, संगठित रूप से लड़े वाला चाहिए। और हम दिमाग देवें उ लड़का जे भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पहले केने रहथिन, 2300 वर्ष पहले एही युक्ति के अपनौलखिन चाणक्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के कहानी सब बुझैत हेबै, और चाणक्य की केलखिन सएह बुझू। तो तहिना हमरा सबके जे नेता बैठल छथि ऊपर में, माने पटना में बैठल छथि, राष्ट्रीय स्तर पर बैठल छथि, ई एनडीए कार्यकर्ता के जे बैठक हुआ वो सब रूपरेखा तैयार करै छथिन, आ हमरा सब आदमी के चंद्रगुप्त मौर्य बनि जेबाक। आब हम सब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मोबाइल पर देख सकै छी, तुरंतो देख लेब, राइतो में देख लेब जे हुनका की करऽ पड़लै, वो हम सब आदमी कऽ लेब, अपने आप के चंद्रगुप्त मौर्य बुझि लेबै 1-2 दिन के लिए। एहिमे हमर ई कार्यक्रम सफल भऽ जायत, इएह बानी के हम अपने आप के समाप्त करब। व्यक्तिगत तौर पर जानती हूँ, और अगर सबका नाम लेते रहूँ तो आधा घंटा चला जाएगा। और 12 बजे से हम लोग सभी साथी कार्यकर्ता बारी बारी से यहाँ पर आ रहे हैं। मैक्सिमम भी यहाँ 12 बजे बैठे, मुझसे पहले यहाँ नवीन जी आए थे, काफी लंबा समय निश्चित तौर पर एक उत्साहट भी आ गई होगी सबके बीच में बैठे एक ही पोजीशन पर अगर बैठे रहिए, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी। लेकिन सबसे जरूरी चीज़ जिसके लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम सभी जानते हैं 8 फरवरी को कार्यकर्ता का महासम्मेलन इसलिए कि जो हमारा बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता है, यहाँ बात कार्यकर्ता की है, यहाँ आम जनता की नहीं। और कार्यकर्ता से उद्देश्य सिर्फ कार्यकर्ता वो नहीं है जो आपका लिस्टिंग है कार्यकर्ता कि फलाने भाई साहब या ये वो जो लिस्टिंग है वही हमारे कार्यकर्ता नहीं है। कई ऐसे भी हमारे कार्यकर्ता हैं जो मौन रूप से हमारे लिए काम करते हैं, वो हमारे संगठन में कोई पद नहीं लिए हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है या कोई कार्यक्रम होता है उस समय उनकी भूमिका आप देखिएगा, बूथ पर वही जाके शोर मचाता रहता है, नीतीश जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये भी हमारे कार्यकर्ता है, और ये वो निष्ठावान कार्यकर्ता है जो समर्पण के साथ पूरे त्याग से, उनको कोई स्वार्थ नहीं है,
उनका स्वार्थ एक ही है कि हमारा बिहार कैसे खुशहाल रहे और हमारा देश कैसे खुशहाल रहे और कैसे हम सही व्यक्ति को हम पद तक पहुंचाए, उन लोगों की वही भावना रहती है। तो ऐसे जो हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो मौन रूप से पूरे समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, हमारे वो भी कार्यकर्ता वो स्वेच्छा से वहां जाएंगे। उनको ना कोई साधन चाहिए, ना उनको कोई ऐसा उनका डिमांड रहता है, सिर्फ उनको सूचना दे दीजिए, वो लोग स्वतः जाएंगे। तो उनका कोई बात पहुंचे, पहला काम हमारा ये होना चाहिए। दूसरा, जो इस सम्मेलन का उद्देश्य, कोई भी कार्यक्रम अगर हमारे नेता तय करते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। ये जो हमारी लड़ाई है इस बार की विधानसभा चुनाव, ये भी एक प्रकार का महायुद्ध है और एक रणनीति के तहत हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले लोकसभा के ही जो हम लोग एक रणनीति के तहत काम करना हम लोगों ने शुरू किया, तो उसका परिणाम भी हम लोगों को सामने में आया। और सबसे ज्यादा टफ सीट अगर सीट को अगर रहा लोकसभा का तो हमारा झंझारपुर सीट, जिसके बारे में लोग शंकित थे कि क्या हो। और एक उदाहरण पूरे झंझारपुर लोकसभा के मतदाताओं ने एक उदाहरण सेट किया यहाँ कि लास्ट विरोध के बावजूद रिकॉर्ड वोट से हम लोग जीते। तो निश्चित तौर पर हम लोगों की जो कर्म निष्ठा है, धर्म के प्रति जो हम लोगों की त्याग की भावना है, कुछ और से बेहतर। हाँ, निचले स्तर पर कुछ ऐसे विरोधाभासी बयान आते रहते थे जो हमारी ओर से नहीं आते, जो आजकल देखते हैं छोटे मोटे चैनल यूट्यूबर, उनको मसाला चाहिए। तो ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। एक तरफ सरकार चौमुखी विकास की दुहाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के सरकारी तंत्र के लोग इसमें मनमानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बहरहाल हम बात कर रहे हैं लदनिया प्रखंड की। जब 11 बजे लदनिया प्रखंड के बाल विकास परियोजना कार्यालय पहुंचा गया तो न केवल वहां अधिकारी अनुपस्थित थे, बल्कि सभी कर्मियों के कमरे में भी ताला लगा हुआ पाया गया। एक भी कर्मी उपस्थित नहीं थे। स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के प्रति लाख पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाए, लेकिन कई विभागों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी अपने पद का निर्वहन करने के प्रति लापरवाह हैं। गुरुवार को समय करीब 11 बजे जब हमारे संवाददाता लदनिया प्रखंड कार्यालय की ऊपरी मंजिल पर बाल विकास परियोजना कार्यालय पहुंचे तो अधिकारी ही नहीं बल्कि इस विभाग से संबंधित कार्यालय के सभी कर्मियों के कार्यालय पर ताला लगा हुआ पाया गया। आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि अधिकारी प्रभार में होने के कारण किसी कर्मी पर किसी का दबाव नहीं होने के कारण कर्मियों का मनमर्जी बोल रहा है। यही कारण है कि कर्मी अपने मन मुताबिक समय से बाल विकास परियोजना कार्यालय में आते हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार लदनिया प्रखंड के 15 पंचायतों में 196 केंद्र संचालित हैं। केंद्र सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 3 LS प्रतिनियुक्त है, जबकि कार्यालय में एक लिपिक प्रभार में है और एक समन्वयक व एक डेटा ऑपरेटर कार्यरत है। लेकिन गुरुवार को जब इस कार्यालय पहुंचे तो अधिकारियों के साथ कर्मियों के कार्यालय में ताला लगा पाया गया। गौरतलब हो कि एक तरफ सरकार चौमुखी विकास की दुहाई दे रही है, वहीं सरकारी तंत्र सरकार के व्यवस्था को अपनी मनमर्जी से चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे में व्यवस्था को व्यवस्थित करना मुमकिन नहीं। इस मामले में पूछे जाने पर प्रभारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पल्लवी कुमारी ने बताया कि कर्मी कार्यालय में ससमय आते हैं। संवाददाता के माध्यम से ऐसा मामला संज्ञान में आया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बीते दिनों डेन न्यूज पर हमने एक खबर का प्रसारण किया था कि किस प्रकार राजनगर रेलवे स्टेशन पर एक भी कैंटीन नहीं होने के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस खबर का असर देखा गया और पिछले 5 महीनों से बंद पड़े राजनगर रेलवे स्टेशन के कैंटीन को फिर से शुरू किया गया। हालांकि इस दौरान हमने राजनगर रेलवे स्टेशन के शौचालय की दुर्भाग्य स्थिति, इसके साथ ही वहां पेयजल की सुविधा नहीं होने की बात भी कही थी। अब देखना है कि वहां पेयजल की सुविधा और शौचालय की सुविधा कब तक हो पाती है। पर पिछले 4-5 महीने से बंद कैंटीन फिर से शुरू किया गया। इससे अब यात्रियों को स्टेशन पर ही चाय, नाश्ता, पानी और भोजन मिल रहा है। इस कैंटीन के संचालन की जवाबदेही मनीष कुमार को दिया गया है। अब स्टेशन पर ही यात्रियों के नाश्ता, चाय व भोजन की व्यवस्था है। यात्रियों को स्टेशन से बाहर निकलकर नाश्ता व भोजन के लिए चक्कर नहीं लगाना होगा। उन्होंने बताया कि रेलवे कैंटीन से मानक के अनुसार विभिन्न प्रकार के नाश्ता की व्यवस्था है, भोजन की भी व्यवस्था उपलब्ध है। राजनगर स्टेशन से होकर कई गाड़ियां प्रतिदिन गुजरती हैं। कैंटीन और स्टॉल बंद रहने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब यहां की कैंटीन की सुविधा शुरू होने से यात्रियों को काफी सुविधा होगी।
कैंटीन के अलावा शौचालय होने के बावजूद भी शौचालय में गंदगी और बदबू इस कदर कर रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को शौचालय जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर महिलाओं को काफी ज्यादा परेशानी होती है। यहाँ डस्टबिन की भी व्यवस्था नहीं है। लोगों को पीने के लिए शुद्ध पेयजल की अभी तक व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है। वो मनीष कुमार। कब से बंद था यहाँ? 4-5 महीना हो गया। 4-5 महीना हो गया था। क्या इसको खोलने से क्या यात्री को सुविधा होगा? हाँ, यात्रियों को सुविधा होगा, उसी के कारण है। क्या क्या सब है आपके दुकान में? ये हो गया, केक हो गया, बिस्किट हो गया, माजा हो गया, मतलब सब मिल जाएगा, ठंडा फंडा सब मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? लोगों को सेवा के लिए है दुकान। आए यहाँ? हाँ, आए दुकान, सामान ले, कस्टमर, यही कहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? घूरन सहनी। घूरन सहनी नाम हुआ। एक सप्ताह पहले जो है चैनल के माध्यम से दिखाए थे, यहाँ कैंटीन की व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था होना चाहिए, सही रहता है ना। अब कस्टमर कहाँ बाहर जाएगा पीने खाने के? तो ये हो गया आज? ये हो गया तो अच्छा हो गया ना। अच्छा हो गया, कोई फायदा ही हुआ है। आप आते थे इससे पहले तो नहीं था? नहीं था, अब हो गया। हम तो अपने 6 महीने पाए हैं, तो देखे ये चालू हुआ है। चालू हुआ है कल परसों। और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छी। कहाँ से आए हैं? ये पे घर है, सुभाष चौक पे। सुभाष चौक पर घर। क्या नाम हुआ बाबा आपका? धनिक लाल सैनी। धनिक लाल सैनी। कहाँ घर हुआ? यहीं पर। और यहीं पर। कैंटीन की सुविधा नहीं, कब से नहीं था? कम से कम 5-6 महीना से नहीं था। 5-6 रोज से 5-6 रोज से स्टार्ट हो। तो एक सप्ताह पहले हम न्यूज दिखाए थे तो नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक, मधुबनी। लौकी प्रखंड के झहूरी गांव में बीती रात अचानक एक घर में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि घर में रखा सभी सामान जलकर राख हो गया। 7 लाख से अधिक की संपत्ति जहां जलने की बात बताई गई है, वहीं 2 मवेशियों की झुलसने से मौत हो गई और एक भैंस बुरी तरह झुलस गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। स्थित वार्ड 2 में गुरुवार की देर रात स्थानीय निवासी स्वर्गीय रामलाल साहू के पुत्र सूर्य नारायण साहू के घर में आग लग गई। आग लगने की वजह से कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जब तक अग्निशामक वाहन पहुंची तब तक जलकर सब कुछ खाक हो चुका था। प्रखंड में अग्निशामक वाहन नहीं होने की वजह से फुलपरास से बुलाई गई, जहां उसे आने में 1 घंटे का समय लग गया और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जानकारी देते हुए गृह स्वामी ने बताया कि देर रात घटी खौफनाक घटना के बाद लोहे से बने एस्बेस्टस का मवेशी घर के दूसरे हिस्से में किराए हेतु बनाए गए दुकानों में एक सिंगराही निवासी कासिंदर दास को फर्नीचर की दुकान के लिए किराए पर दिया गया था, जिसमें देर रात 11 बजे बिजली के खंभे से होकर गई तार में शॉर्ट सर्किट हो गया और फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। आग की तपिश महसूस कर दुकानदार ने शोर मचाया, पुलिस को सूचना दी। तब तक आग चारों ओर फैल गई। दुकान में तैयार पलंग, चौकी, मोबाइल, 7,000 रुपए नगद समेत अन्य सामान जलकर खाक हो गए। घर के अंदर रखे सामानों को आनन फानन में हटाने की कोशिश की गई। तब तक दूसरे किराएदार रमेश कुमार, जो बेगूसराय के रहने वाले हैं, वे अपने घर गए हुए हैं। उनका कमरा बंद था। आग लगने से उनके कमरे में रखे फर्नीचर, कपड़ा, अनाज तथा बर्तन सब जलकर राख हो गया। उन्होंने आगे बताया कि मवेशी घर में रखे मवेशियों में एक भैंस का बच्चा तथा दूसरा गाय का बच्चा जलकर राख हो गया। एक भैंस बुरी तरह झुलस गई। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार आग की लपटें इतनी तेज थी कि 1 किलोमीटर तक देखा जा सकता था। गनीमत रही कि घर बंद सिलेंडर सिर्फ लीकेज होकर रुक गया, अन्यथा फटने पर दृश्य भयावह होती। गृहस्वामी ने मुआवजा को लेकर स्थानीय थाना में सनहा दर्ज कराया। दर्ज सनहा में बयान देते हुए बताया कि आग लगने की वजह से 7 लाख रुपए की क्षति हुई है। लौकी क्षेत्र संख्या 41 के जिला परिषद सदस्य विनोद शाह ने पीड़ित का हाल जाना और मुआवजे को लेकर अधिकारियों से बात की। हालांकि अग्निशामक वाहन मामले में एसडीएम अभिषेक कुमार ने बताया कि मामले की जांच पर पुनः अस्थायी तौर पर व्यवस्था की जाएगी। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड क्षेत्र के ललमनिया थाना क्षेत्र के ईदगाह तोरियाही NH 227 सड़क पर एक ट्रक व एक बाइक सवार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में जहां बाइक सवार युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। थाना क्षेत्र अंतर्गत तोरियाही ईदगाह के NH 227 पर गुरुवार की देर शाम एक तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार 2 युवकों में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतना जबरदस्त था कि बाइक के पड़खच्चे उड़ गए और बाइक पर सवार दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित करते हुए बाइक सवार दोनों युवकों को खुटौना CHC में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया तथा दूसरे युवक, जिसका दायां पैर फ्रैक्चर था, उसे बेहतर उपचार हेतु मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के विशनपुर निवासी मोहम्मद मुस्लिम के 31 वर्षीय पुत्र मोहम्मद इकराम के रूप में हुई है। दूसरे घायल की पहचान उसी गांव के फूल मोहम्मद के 25 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सदरुल के रूप में हुई है। ललमनिया पुलिस ने टक्कर मार ट्रक लेकर भाग रहे ट्रक चालक को ट्रक सहित लोखा पुलिस की मदद से दबोच लिया। चालक की पहचान नालंदा जिला के मानपुर थाना क्षेत्र के खुटौनिया निवासी नीतीश कुमार यादव के रूप में बताई गई है। ट्रक व दुर्घटनाग्रस्त बाइक को अपने कब्जे में लेकर थाना ले आई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार विशनपुर से ललमनिया की तरफ जा रहा था तथा तभी लदनिया की तरफ आ रहे तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गया। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों ने इस सड़क को मौत का फरिश्ता बताया है, जो आए दिन ललमनिया और डुबरबोना के बीच सड़क दुर्घटना में कईयों की जिंदगी ले चुका है। कई ऐसे घर उजड़ गए जो घर के राशन पानी को निकले थे लेकिन घर तक नहीं पहुंच पाए। ठीक ऐसा ही एक मामला बीते वर्ष 26 मई शनिवार की संध्या तोरियाही ईदगाह के सामने एक तेज रफ्तार ट्रक ने बुआ भतीजी को रौंद दिया था। ग्रामीणों के अनुसार सड़क पर बैरिकेडिंग व NHAI द्वारा सड़क सुरक्षा के मानकों का अनदेखा करते हुए सड़क किनारे गति अवरोधक सूचना पट्टे नहीं लगाया गया। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट।
बीते गुरुवार की देर शाम लौकही के नरहिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक 4 चक्का वाहन से 450 बोतल शराब बरामद किया। हालांकि इस दौरान तस्कर मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा पुलिस ने गुरुवार की देर शाम गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के भुतही बलान पुल के समीप से हुंडई कार में लदी 135 लीटर शराब को बरामद किया है। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई में धंधेबाज मौके से फरार बताया गया। थाना अध्यक्ष रोशन कुमार के अनुसार सूचना प्राप्त हुई थी जहां नेपाली सीमा से शराब की तस्करी होने वाली है। पुलिस दल के साथ चिन्हित स्थान पर नाका लगाया गया, जहां गोठ नरहिया के समीप पुलिस को सामने देख धंधेबाज शराब व वाहन को छोड़ मौके से फरार हो गया। वाहन की तलाशी में नेपाल निर्मित शराब की बरामदगी हुई, जिसे वाहन समेत थाना लाया गया। शराब बंदी अधिनियम मामले में अज्ञात धंधेबाजों के विरुद्ध मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ चांदपुरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में 3 दिवसीय कृषि शिक्षा एवं स्वास्थ्य महोत्सव सह मेगा एग्री एक्सपो का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन केरल के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। प्रखंड के बसैठ चांदपुरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में शुक्रवार को एसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट के तत्वाधान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि शिक्षा एवं स्वास्थ्य महोत्सव सह मेगा एग्रो एक्सपो का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, निवर्तमान सांसद हुक्मदेव नारायण यादव, दरभंगा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मी निवास पांडे, डीएम अरविंद कुमार वर्मा व योगेंद्र कुमार सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इससे पहले राज्यपाल ने सभी स्टॉल का उद्घाटन फीता काटकर किया और स्टॉल का मुआयना करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। राज्यपाल के पहुंचते ही जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। दीप प्रज्वलन के बाद राष्ट्रगान गाकर पहले दिन के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात सामूहिक गणेश डांस नामक वेलकम डांस की प्रस्तुति की गई। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर संत कुमार चौधरी द्वारा सभी आगत अतिथियों को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग व दुपट्टे से सम्मानित किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए पारंपरिक खेती को आगे बढ़ाना है। पिछले कई वर्षों से रासायनिक खाद से मिट्टी की उर्वरा शक्ति और फसलों के उत्पादन में कमी आने लगी है। रासायनिक खाद के प्रयोग से क्वालिटी के स्तर में गिरावट हुई है। एक बार फिर से पारंपरिक खेती करने की जरूरत है और इसके लिए आवश्यकता है कि पारंपरिक खेती क्या है, इसे समझने की जरूरत है। हवा, पानी, मिट्टी पारंपरिक खेती के मूल तत्व हैं। कार्यक्रम में सभी अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर योगेंद्र कार्की, इवगेनी ग्रीवा समेत अन्य को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में कृषि यंत्र व उत्पाद की प्रदर्शनी व नेत्र चिकित्सा शिविर भी लगाई गई थी और कृषि विकास से जुड़े पुस्तक का विमोचन किया गया। मौके पर डीएम अरविंद कुमार वर्मा, एसपी योगेंद्र कुमार, डीएसपी निशिकांत भारती, उप प्रमुख अशोक चौधरी, वैज्ञानिक मंगलानंद झा व ईश्वर चंद्र झा सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। एक हाथ इधर करो ना। मोबाइल बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। लौकी प्रखंड के अंद्रामठ थाना की पुलिस ने महतौर गौठ गांव से बीते गुरुवार की रात बैंक का ऋण जमा नहीं करने वाले एक वारंटी को गिरफ्तार किया। एक तरफ जहां उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, वहीं बैंक ऋण जमा नहीं करने वाले ग्राहकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी द्वारा निर्गत वारंट के आलोक में अंद्रामठ थाना की पुलिस ने गुरुवार की रात थाना क्षेत्र के महथौर गोठ निवासी अशोक पासवान को उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना अध्यक्ष सदन राम के अनुसार महादेव मठ शाखा के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से 7 लाख रुपए का ऋण लेने के उपरांत अशोक पासवान द्वारा जमा नहीं किया था। निर्गत वारंट के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
वहीं बैंक से लोन लेकर पैसा नहीं जमा करने के आरोप में गिरफ्तारी होने के बाद अन्य ग्राहकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर। शुक्रवार की दोपहर बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसैट में ट्रैक्टर पलटने से चालक की उसमें दब जाने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान बेनीपट्टी नगर पंचायत के सरसब गांव निवासी 55 वर्षीय भुल्लर कामत के रूप में की गई है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में गम का माहौल है। के बसैट में ट्रैक्टर पलटने से दबने से चालक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान बेनीपट्टी नगर पंचायत वार्ड 22 सरसब गांव निवासी 55 वर्षीय भुल्लर कामत के रूप में हुई है। घटना शुक्रवार की दोपहर 12 से 1 बजे के बीच की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बसैट बाबा चौक से महाराजी बांध तक सड़क निर्माण किया जा रहा है। मृतक अपने ही ग्रामीण का ट्रैक्टर चलाता था। वही कार्य एजेंसी द्वारा बसैट में एक स्थान पर गिट्टी, बालू और सीमेंट रखा गया है, जिसे मृतक ट्रैक्टर से कार्यस्थल पर पहुंचाने में जुटा था।
शुक्रवार को एक राउंड गिट्टी और दूसरे राउंड में बालू पहुंचा चुका था। तीसरे राउंड में ट्रैक्टर पर सीमेंट लादकर कार्यस्थल पर पहुंचाने गए। जानकारी के अनुसार कार्यस्थल के समीप 20 से 25 फीट गहरा मोइल है। मृतक चालक द्वारा सीमेंट उतारने के लिए ट्रैक्टर घुमाकर पीछे करने के दौरान ट्रैक्टर का एक चक्का बांध से नीचे उतर गया, जहां ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर जा पलटी और चालक उसके नीचे दब गया, जिसके कारण घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। इधर घटना होते ही लोगों की भीड़ जुट गई। जेसीबी मशीन के माध्यम से ट्रैक्टर को उठा उसके अंदर दबे चालक को बाहर निकाला गया और घटना की सूचना परिजन तथा थाना पुलिस को दी गई, जहां थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर कागजी प्रक्रिया पूर्ण कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। उधर घटना की सूचना मृतक के घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी ममता देवी सहित अन्य स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मृतक की 5 पुत्री है, जिसमें एक की शादी हो चुकी है। साथ ही मृतक ही अपने घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य था और ट्रैक्टर चलाकर जीवन यापन कर रहा था। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में जल्द ही अंतरराज्य बस अड्डे का निर्माण किया जाना है। इस योजना को स्वीकृति मिल गई है और इसके लिए 14 करोड़ की लागत से यह बनाई जाएगी। इस बात की जानकारी मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं व उनसे मिली स्वीकृति से जुड़े सभी मुद्दे एक एक कर बताए। नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान मधुबनी के विकास को लेकर कई योजनाओं की घोषणा की थी, जिस पर बीते दिनों कैबिनेट की बैठक से योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। कमला नदी से मरने कमला, पुरानी कमला, जीवछ नदी की इंटरलिंकिंग का काम किया जाएगा, जिससे जिले में बाहर नियंत्रण के साथ सिंचाई की सुविधा होगी। यह लगभग 426 करोड़ की लागत से पूरा की जाएगी। पश्चिमी कोसी नहर के विद्येश्वर स्थान उप शाखा नहर एवं उग्रनाथ शाखा नहर का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण किया जाएगा, जो लगभग 266 करोड़ और 481 करोड़ की लागत से योजना को पूरा किया जाएगा। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि मिथिला हाट का विस्तारीकरण किया जाएगा, जो लगभग 8 करोड़ की लागत आएगी। बहुत ही कम समय में मिथिला हाट एक प्रसिद्ध स्पॉट बन गया है। हर दृष्टिकोण से दूसरे जिला, दूसरे राज्य के भी लोग वहां आते हैं और मिथिला के खान पान और संस्कृति से लाभान्वित होते हैं। डीएम ने कहा कि मधुबनी में अंतरराज्य बस अड्डे का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए भी स्थल की स्वीकृति मिल गई है और इस योजना की भी स्वीकृति मिल गई है, जो 14 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। जयनगर शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए शहीद चौक के पास आरओबी का निर्माण 178 करोड़ की लागत से कराई जाएगी। सरकार के द्वारा इसकी भी मंजूरी मिल गई है। वहीं मधुबनी शहर के लिए रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा, जो लगभग 294 करोड़ की लागत से होगी, जो कनकपुर से जगतपुर तक सड़क निर्माण कराई जाएगी और इसे पंडौल बाईपास से जोड़ा जाएगा। जिले में NH 27 के नजदीक लौकही प्रखंड के बनगामा गांव के नजदीक तकरीबन 500 एकड़ जमीन में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा, जिस पर लगभग 133 करोड़ लागत आएगी। मधुबनी जिले में स्थित मां सीता एवं प्रभु श्री राम के प्रथम मिलन स्थल फुलहर स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित की जाएगी, जिस पर लगभग 32 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसकी भी स्वीकृति सरकार से मिल चुकी है। बहुत जल्द काम प्रारंभ किया जाएगा। एवं मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित हवाई अड्डे को छोटे विमान के लिए उड़ान योजना में मंजूरी मिल गई है, जिसे मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित हवाई अड्डे को छोटे विमान के लिए उड़ान योजना में शामिल करने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध किया था। जिलाधिकारी अरविंद कुमार ने कहा कि मधुबनी के विकास की ओर बढ़ते ऐतिहासिक कदम जो मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है, वह सराहनीय है। इन सारी योजनाओं पर विभागीय स्तर से आदेश दी जा चुकी है। बहुत जल्द काम प्रारंभ होगा और हर 15 दिन पर समीक्षा बैठक भी की जाएगी कि काम की प्रगति क्या है। पूरी पारदर्शिता और मानक के अनुरूप काम किया जाएगा। इसमें किसी तरह की कोताही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और कुल 9 घोषित अधिकारियों का हम स्वागत करते हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा केवल उसी के संबंध में रखे हैं। तो हम लोग चूंकि डाइल्यूट ना हो मैटर, इसलिए अनुरोध करेंगे कि हम लोग इसी पे ही डिस्कशन डीजी पे सीमित रखेंगे।
तो ये बिहार सरकार की तरफ से ये आप लोगों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग आमंत्रित किए हैं और इसमें जो राइटअप दे दिए आप लोग देख रहे हैं, टाइटल भी यही है, हमने जो कहा वो पूरा किया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा थी मधुबनी में और कुल 9 घोषणाएं की गई थी और सभी घोषणाओं को इसको अविलंब सरकार के द्वारा इस पर आगे कार्य करते हुए उसमें स्वीकृति उसमें दी गई है बहुत ही कम समय में और इस पर जल्द ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जो सबसे पहली घोषणा की गई थी वो थी कि कमला नदी से मरने कमला और पुरानी कमला और जीवछ नदी का इंटरलिंकिंग का कार्य किया जाएगा और ये 12 जनवरी की घोषणा हुई और इसमें 4 फरवरी को इसको कैबिनेट स्वीकृति मिली और विभागीय स्वीकृति ज्ञापांक 180 दिनांक 5/2/25 को इसको विभागीय स्वीकृति आदेश से निर्गत हो चुका है। इसकी लागत कुल योजना की 436.01 करोड़ है और इससे जो लाभ होगा हम लोगों का, एक तो बाढ़ के समय में आप लोग जानते हैं जो पानी एक्स्ट्रा रहता है उससे जब इन नदियों में इंटरलिंकिंग हो जाएगी, जो मृतप्राय नदियां हो गई हैं उसमें पानी आएगा तो बाढ़ का दबाव भी कम होगा, तो बाढ़ नियंत्रण में भी फायदा होगा, जो पानी डाइवर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ जो सूखाग्रस्त कुछ क्षेत्र हैं वो भी उसमें भी सिंचाई की सुविधा हो पाएगी। जो विभाग के द्वारा इसमें कैलकुलेशन किया गया है लगभग 10,000 हेक्टेयर में किसानों को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा इससे मिलेगी और इसके कारण भूगर्भ जलस्तर भी सुधार होगा हम लोगों का और किसानों को उसके उत्पादकता में इसमें वृद्धि होगी। दूसरी घोषणा जो थी वो पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल के बिंदेश्वर स्थान उप शाखा नहर और गुरुनाथ शाखा नहर का सुदृढ़ीकरण विस्तारीकरण किया जाएगा। इसमें भी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफी पूर्व से पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल की विभिन्न योजनाएं थी जो गैप फिलिंग का कार्य किया गया था, तो जिस कारण से नहरों में पानी काफी अंतिम स्रोत तक जाने लगा, किसानों को बहुत राहत हुई। उसी मांग को देखते हुए तो यहाँ पे इसकी सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा के दौरान 12 जनवरी को उसकी भी घोषणा की गई थी। इसमें भी 4 फरवरी को कैबिनेट स्वीकृति मिलने के पश्चात विभागीय पत्रांक 182 दिनांक 5/2/25 और पत्रांक 181 दिनांक 5/2/25 द्वारा इसकी भी कुल 266 करोड़ 481 करोड़ का क्रमशः इतनी लागत का इस योजना की स्वीकृति दी गई है। इसमें भी जल्द कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके होने से वो जैसे बता रहे हैं कि क्योंकि जितना ज्यादा कनेक्टिविटी अभी बढ़ी गैप फिलिंग के बाद सिंचाई की सुविधा बढ़ी थी, तो उस पर भी जब ये इंटरलिंकिंग बिंदेश्वर शाखा नहर का गुरुनाथ शाखा नहर से विस्तारीकरण होगा, इससे हमारे पास अतिरिक्त किसानों को सिंचाई की सुविधा होगी और इसमें मधुबनी जिला दरभंगा जिला दोनों इसमें प्रभावित होगा और इसमें भी लगभग 19,000 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, इसका आकलन किया गया है। तीसरी जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी मिथिला हाट का और विस्तारीकरण, इसमें भी 12 जनवरी घोषणा के पश्चात जो स्वीकृति मिली 1/2/25 को और विभागीय पत्रांक 390 दिनांक 1/2/25 के द्वारा इसको विभागीय स्वीकृति दी गई है। इसमें लगभग 29 एकड़ अतिरिक्त जमीन, उसमें 4 एकड़ अंतर विभागीय स्थानांतरण होगा, साथ ही साथ शेष जमीन का विभाजन किया जाएगा। और जो मिथिला हाट आप लोग देख रहे हैं कि कितना पर्यटकीय दृष्टिकोण से हमारे इस क्षेत्र को काफी फायदा हुआ है और न केवल आर्थिक रूप से बल्कि लोगों के लिए भी आप देखते हैं तो अपने जो मिथिला का कल्चर है उसको भी शोकेस करने का अवसर मिल रहा है। यहाँ का खान पान संस्कृति भी लोग देख रहे हैं, न केवल दूसरे जिलों के लोग आ रहे हैं बल्कि दूसरे राज्यों के लोग भी आ रहे हैं, जो पर्यटकीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो विस्तारीकरण का उद्देश्य यही कि चूंकि जो इतना महत्व इसको मिला है इसको और कैपिटलाइज करते हुए इसमें और फैसिलिटीज प्रदान की जाए ताकि ये देश पर्यटन का एक आकर्षण का मुख्य केंद्र अपना मधुबनी जिला बन सके। और इसमें जो बच्चों का लिए जो वाटर पार्क है, चाइल्ड राइड है, वो सब भी इसमें शामिल किए जाएंगे ताकि एक पर्यटन के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र ये बने और उससे लोगों को अपने जिले में रोजगार भी ज्यादा मिलेगा और आर्थिक स्थिति में भी लोगों की सुधार होगा और पर्यटन का एक जो विकास होगा तो अपने जिले का और इसमें नाम होगा। चौथी घोषणा थी मधुबनी में अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण कराया जाएगा जिससे लोगों के आवागमन की बेहतर सुविधा होगी। इसको भी 4 फरवरी 2025 को कैबिनेट स्वीकृति के पश्चात विभागीय पत्रांक 305 दिनांक 4/25 के द्वारा कुल 14.53 करोड़ की योजना, इतनी लागत की योजना की स्वीकृति विभाग के द्वारा दी गई है।
इसमें भी इसका लाभ आप सभी लोग जानते हैं। बहुत डिमांड भी चल रही थी कि मधुबनी शहर में बस स्टैंड के होने के कारण थोड़ा सा वहाँ स्थिति भी खराब रहती है, जाम की समस्या रहती है। और जब ये शहर के बाहर इसको जब बनाया जाएगा इतने राशि की योजना का, तो बस स्टैंड भी ट्रांसफर होगा और अच्छी सुविधा वाला वहाँ पे जब बस स्टैंड बनेगा तो न केवल हमारे शहर में ट्रैफिक की समस्या में सुधार होगा, बल्कि यात्रियों को और वाहन चालकों को भी इससे फायदा होगा। वहाँ की पूरी सुविधा के साथ बस स्टैंड का निर्माण जब होगा और इस साथ ही साथ जो और आप चूंकि अंतर्राज्यीय बस स्टैंड रहेगा तो और आवागमन के भी लोगों को सुविधा में काफी सुधार होगा। अगला है जयनगर शहीद चौक के पास आरओबी का निर्माण कार्य। इसकी भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। इसकी भी बहुत समय से डिमांड हो रही थी, तो 4 फरवरी को इसमें भी स्वीकृति के पश्चात विभागीय पत्रांक 898 दिनांक 5/2/25 को कुल 178 समस्या रहती थी। रोड ओवरब्रिज बनने के कारण जब ये रेल ओवरब्रिज, तो इससे जाम की समस्या से निजात होगा और आवागमन में बहुत सहूलियत होगी और सुविधा और समय की कमी भी उसमें हो जाएगी। अगला है मधुबनी शहर के लिए रिंग रोड का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसकी भी घोषणा माननीय मंत्री जी के द्वारा की गई थी। इसकी भी 4/2/2025 को कैबिनेट स्वीकृति के पश्चात विभागीय पत्रांक 915 दिनांक 5/2/25 के द्वारा कुल 293.95 करोड़ की लागत की योजना की स्वीकृति दी गई है। इसको भी NH 57 से यहाँ से कनकपुर से जगतपुर तक का और फिर इसको पंडौल बाईपास से जोड़ा जाएगा। कुल लगभग 28 किलोमीटर की योजना है ये। और इससे जो शहर में कई सारे जो बसेज और ट्रक्स ये सब शहर को एक सिरे से दूसरे सिरे से जाना पड़ता था, तो उससे अगर जिनको शहर में आने का आवश्यकता नहीं है तो बाहर से वो निकल सकते हैं। साथ ही साथ आम जनों को भी अगर एक तरफ से पंडौल साइड से रहीका साइड जाना हुआ है, कई बार शहर के अंदर से जाना पड़ता था, तो उसमें भी इस रिंग रोड के निर्माण होने से उनको भी सहूलियत होगी। इससे मधुबनी शहर में ट्रैफिक की समस्या का निदान होगा ताकि लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त अगली जो घोषणा हुई थी वो जिले में NH 27 के समीप लौकी प्रखंड में बनगामा गांव के समीप लगभग 500 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इसकी भी विभागीय पत्रांक 998 दिनांक 4/2/2025 के द्वारा कुल 132.78 करोड़ की लागत से इसमें योजना की स्वीकृति होगी। इसमें अपने जिले में जैसा जानते हैं कि हम लोग पूरे बिहार से ही माइग्रेशन की समस्या रहती है और विशेष तौर पर मधुबनी जिले से काफी ज्यादा लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं। तो अपने जिले में ये औद्योगिक क्षेत्र लगभग 400 एकड़ का तो स्वीकृति भी मिल गई है। उसमें जब औद्योगिक क्षेत्र बड़ा बनेगा तो इसमें यहाँ के लोकल लोगों को निश्चित रूप से ज्यादा रोजगार मिलेगा, तो माइग्रेशन की समस्या भी इसमें खत्म होगी और रोजगार के अवसर ज्यादा उपलब्ध होंगे, लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसी के साथ आप लोग को बता देना चाहें, ये तो घोषणा में था ही, घोषणा के अलावा 400 एकड़ का अतिरिक्त इसमें कैबिनेट के द्वारा वहां भी औद्योगिक क्षेत्र के विकास की स्वीकृति मिल गई है और मुझे इसमें दोनों योजनाएं जब औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा तो पूरे मधुबनी जिला को इसमें काफी लाभ होगा। नेक्स्ट है मधुबनी जिला में स्थित मां सीता प्रभु श्री राम के प्रथम मिलन स्थल उधर स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें भी विभागीय पत्रांक 427 दिनांक 5/2/2025 के द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई है कुल 31.13 करोड़ से। इसमें लगभग वहां पे 7 एकड़ के आसपास जमीन थी, उसमें इसको पर्यटकीय तीर्थ कोर्ट से उसको विकसित किया जाएगा। क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, अपने जिला के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो ये जब डेवलप होगा तो अपने जिला को तो पर्यटन स्थल से वो विकसित होगा ही, एक केंद्र बनेगा ही। साथ ही साथ यहाँ पे डिमांड रही है कि माँ सीता के उस एक महत्वपूर्ण स्थली को डेवलप किया जाए, उससे वो डिमांड भी पूरी होगी। धार्मिक आस्था का और पर्यटकीय दृष्टिकोण से दोनों रूप से बहुत महत्व रहेगा और इससे अपने जिले का और नाम होगा। अगला जो है मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित हवाई अड्डे को छोटे विमानों के लिए उड़ान योजना में शामिल करने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। इसका भी घोषणा के तुरंत बाद ही इसमें भी सरकार के द्वारा भारत सरकार को यहाँ पे उड़ान स्कीम में शामिल करने के लिए मधुबनी जिला को भी शामिल करने के लिए सहमति भेजी गई है और वहां से प्रक्रियाधीन है। जब उड़ान योजना के अंदर यहाँ हो जाएगा तो यहाँ से 19 सीटर छोटे विमान जो है वो संचालित हो सकेंगे और पटना
से आवागमन, यहाँ से बहुत कनेक्टिविटी, जो आसपास के एयरपोर्ट है उसकी कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी। ये कुल 9 घोषणाएं थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ 12 जनवरी को यात्रा के दौरान की गई थी, और उन सभी घोषणाओं में बहुत ही तेजी से सरकार के द्वारा स्वीकृति देते हुए और विभागीय स्वीकृति आदेश भी उसमें निर्गत हो चुका है, और उसमें जल्द ही टेंडर में जाएगा और कार्य कराने की प्रक्रिया उसमें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। 8 फरवरी को रेखा मध्य विद्यालय के प्रांगण में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाना है, जिसमें भारी संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता, नेता, अधिकारी, कर्मचारी व अन्य सैकड़ों लोग शामिल होंगे। इसके सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। महामंत्री एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति बिहार के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री ललन मंडल, जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा, जिला महामंत्री देवेंद्र कुमार यादव, जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, श्रवण पूर्वे, अरुण कुशवाहा, सुबोध चौधरी, राजीव झा समेत कई नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से शनिवार को विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर खेल मैदान पोखरौनी मोड़ रेहगा में तैयारी पूरी कर ली है। यह कार्यक्रम दिन के 11 बजे से शुरू होगा। इस अवसर पर नेताओं ने कहा कि एनडीए गठबंधन के सभी प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, मंत्री, विधायक, विधान पार्षद सहित कई नेतागण इस अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर मधुबनी जिला के सभी प्रखंडों से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता भाग लेंगे। इसको लेकर एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखा जा रहा है। हर जगह बैनर, पोस्टर, तोरण द्वार, झंडा से पाट दिया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पंडौल प्रखंड के पचाड़ी गांव निवासी स्वतंत्रता सेनानी 100 वर्षीय बिजली देवी का निधन हो गया। उनके निधन होने पर राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि हुई। देवी का सुबह 8 बजे अपना उम्र का 100 साल पूरा करने के उपरांत निधन हो गया। बिजली देवी के निधन के उपरांत राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि हुई। बिजली देवी के ज्येष्ठ पुत्र प्रफुल्ल चंद्र झा ने मुखाग्नि दी। बिजली देवी के पति स्वर्गीय भोगेंद्र झा, जो 1942 स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखर योद्धा थे, उनकी पत्नी बिजली देवी स्वतंत्रता सेनानी थी, जो मधुबनी जिला अंतर्गत पंडौल प्रखंड के पचाड़ी गांव के निवासी थे। बिजली देवी प्रखर धर्मवेत्ता, समाजसेवी, दान पुण्य कर्म उनके जीवन का प्रमुख अंग था। पूरा भारतवर्ष भ्रमण सहित देश के सभी ज्योतिर्लिंग, अनेकों शक्तिपीठ, चारों धाम सहित अनेकों महायज्ञ के संपादन के प्रमुख अंग के रूप में अपनी सेवा देकर इस पृथ्वीलोक को त्याग कर शुभ समय व शुभ तिथि पर गुप्त नवरात्रि के 10वीं तिथि पर इस लोक को छोड़ अपने धर्म पारायण जीवन को सत्यापित की। बिजली देवी ने अपने परिवार में 2 पुत्र, 6 पुत्रियों समेत पोता पोती, परपोता परपोती सहित कई लोगों को अपने पीछे इस दुनिया से छोड़कर गई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के सहोरा थान में महाविष्णु महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। यह यज्ञ का आयोजन आगामी 17 फरवरी तक होगा। गौरतलब हो कि यज्ञ के प्रथम दिन 1008 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई। द्वारा दक्षिण सहोरा थान में श्री श्री 1008 श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ 7 फरवरी से 18 फरवरी तक होने जा रहा है। शुक्रवार को इसका भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य कलश शोभा यात्रा से शुरू हुई, जिसमें 1008 कन्याओं के द्वारा सुबह 9 बजे सहोरा स्थान से सहसपुर, केवान, चिचरी राज, नगरगंज होते हुए राज पैलेस में जल ग्रहण कर यज्ञ स्थान पर पहुंची। इस अवसर पर विधायक व पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, महायज्ञ के अध्यक्ष श्रवण दास उर्फ मोदी, उपाध्यक्ष हरिप्रसाद शाह, कोषाध्यक्ष महेश साह, उप कोषाध्यक्ष सुजीत कुमार समेत कई लोग शामिल हैं। यज्ञ का प्रारंभ 8 फरवरी को 11 बजे से होगा। 3 बजे तक रामलीला, 3:30 से 8 बजे रात्रि तक एवं श्रीमद् भागवत कथा अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवकी नंदन भारद्वाज के द्वारा कथा होने जा रहा है। इस महायज्ञ में सुरक्षा व्यवस्था के सभी इंतजाम है। पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।
बाहर से आने वाले लोगों के लिए शुद्ध पेयजल, शौचालय व रहने की व्यवस्था की गई है। लक्ष्मी नारायण तक जो गया कलश शोभा यात्रा आज दिनांक 7 फरवरी को अही के धर्मनगरी सहारा खान से। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।